अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और जनाब एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि जनाब आप जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जनाब जुम्मे का आज मुबारक दिन है और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जागो लाहौर की तरफ से जनाब आप लोगों को जुम्मे का मुबारक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन की मुनासबत से जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि कोशिश क्या आज का दिन ही नहीं बल्कि ये हमें हमारी वैसे भी रूटीन में ये कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश किया करें। अखलाकी तौर पर भी ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और ये बुनियादी मेरे ख़्याल से ये फ़राइज़ हैं कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि ये जो दौर आजकल का चल रहा है ना, जिसमें इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर कोई परेशान हाल है, हर कोई परेशान है कि समझ नहीं आ रही है ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, किसी से यही पूछ लेना कि क्या आप ठीक हैं, मेरे ख़्याल से ये भी बहुत होता है। तो ये एक बुनियादी ज़िंदगी का जुज़ भी है कि आप एक दूसरे का ख़याल भी रखें। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जिस तरह समंदर खामोशी से बहता जाता है ना, तो आपने भी अगर किसी की मदद करनी है ना तो आप खामोशी से मदद कर सकते हैं। किसी का साथ देना है तो आप खामोशी से उसका साथ दें। और वैसे भी कहा जाता है कि जनाब अगर आप हमें हमारे दीन ने भी ये सिखाया है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या किसी को सदका भी दे रहे हैं तो आप कि दूसरे हाथ तक को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर ना ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस आ जाती है कि हमने अगर किसी की मदद करनी है, किसी की हेल्प आउट, किसी का काम कराना है, तो पहले हम पूरी दुनिया को उसका ऐलान करके बताते हैं, फिर किसी की मदद करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉमन प्रैक्टिस हमारे अंदर आती जा रही है ना, इसको कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे जिसकी हम मदद कर रहे होते हैं ना, मदद तो बेशक हो जाती है लेकिन उसकी जो इज़्ज़त होती है ना वो भी मजरूह हो रही होती है। बिकॉज़ वो तो उस हालात से पहले ही परेशान होता है और जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो वो और ज़्यादा कह लें कि गिल्टी महसूस करता है या उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो समंदर जिस तरह बहता जाता है खामोशी से, आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए। ये सिर्फ मैं आप लोगों को तलकीन नहीं कर रही होती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं ख़ुद को भी बोल रही होती हूँ कि मैंने भी ये चीज़ करनी है। तभी हम ये जो हमारा मुआशरा है, हमारी सोसाइटी है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। और जब तक हम अपने अंदर ये चेंज नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक हमारा मुआशरा ठीक नहीं हो सकता है। और अपने रिश्तों की कदर करें, क्योंकि हम अपने रिश्तों की कदर नहीं करते, हम कहीं अपने अंदर ही गुम हो जाते हैं, अपने अंदर खो जाते हैं, या अपने काम काज में, अपने आज की चीज़ों में कहीं खो जाते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द जो मुंसलिक लोग होते हैं ना, हम उनको भूल जाते हैं, उन रिश्तों की कदर करना हम भूल जाते हैं। और हमें कदर कब आती है उनकी, कि जब वो हमारे साथ मौजूद नहीं होते हैं। वो रिश्ते जब हमसे कहीं खो जाते हैं तब हमें उन रिश्तों की कदर होती है, पता चलता है कि नहीं, इस रिश्ते की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत थी। तो इसलिए लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और लोगों की हेल्प करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना सीखना चाहिए। और आज का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा जनाब आप सदका दें, कुरान पढ़ें। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, जुम्मा पढ़िएगा जाके। और साथ ही साथ अपने लिए दुआ करनी है और हम सब के लिए भी दुआ करनी है। वैसे भी ये बड़ा ही मुबारक महीना भी चल रहा है, नया इस्लामी साल भी है और मुहर्रमुल हराम भी है। हुर्मत वाले ये महीने हैं, हुर्मत वाले दिन ये चल रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपने लिए भी दुआएं करें और हमारे लिए भी दुआएं करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। कुछ बात कर लेते हैं हमारी और आपकी सेहत के हवाले से। वैसे तो आज मौसम काफ़ी खुशगवार है बाहर, लेकिन गर्मी की शिद्दत जिस तरह बढ़ती जा रही है और हब्स ज़्यादा माहौल में किसका दिल नहीं करता है कि जनाब वो ठंडे ठंडे और मीठे मीठे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जो आपको फ़्रेश भी रखें और डिहाइड्रेट भी ना होने दें। और फ्रेश रहने के लिए वैसे भी लोग तरह तरह की ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, मशरूबात का नहीं, ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी को मुख्तलिफ़ फलों के शेक्स पसंद होते हैं, किसी को लस्सी पीना पसंद है, किसी को चाय पीना, तो किसी को सरदाई पीना। तो नौजवान हर हाल में ना ड्रिंक्स पीने को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देते हैं
और अब अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर ली जाए, सोडाज या एनर्जी ड्रिंक्स, ये सेहत के लिए कितनी मुज़र हैं। लेकिन हम गर्मी के इस मौसम में ना मशरूबात के फ़वाइद पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह आजकल मौसम है, हमने जिस तरह कल मैंगो पर बात की है, और एक और फ्रूट है जनाब जो कि आपको हर जगह मौजूद नज़र आएगा, हर जगह आपको वो ठेले पे भी नज़र आएगा, मार्केट में जाएंगे तो आपको वो जामुन नज़र आएंगी। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि जनाब जामुन पाकिस्तान, भारत और नेपाल में बताया जाता है और इंडोनेशिया में कि यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। और ये चिकनाई से डरे हुए जो लोग हैं ना, उनके लिए खुशखबरी है कि इस फल में बिल्कुल भी चिकनाई मौजूद नहीं होती और कार्बोहाइड्रेट्स के हसूल के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त ज़रिया है। ज़बरदस्त ये एक कह लें कि फल भी है, और इसके अलावा ये हाज़मे के लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। और जामुन के हमारे सेहत के लिए कितने फ़ायदे हैं, किस तरह खाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जिस तरह हमने बात की है कि मशरूबात गर्मी के मौसम में गर्मी को भगाने के लिए किस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए, हमने इस पर भी आज हमने बात करनी है। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं सना तबस्सुम हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और आज के टॉपिक्स पर उनसे बात करते हैं। सना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सना, जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है, आज तो काफ़ी मौसम ज़रा मॉडरेट हो चुका है, खुशगवार हुआ है कि बाहर जो है मॉनसून स्टार्ट हो हाँ जी मॉनसून है, लेकिन गर्मी और हब्स का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो इसमें हम सब यही कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, शेक्स या जूसेस पिए जाएँ। तो इस मौसम में गर्मी को भगाने के लिए किस तरह के मशरूबात ज़्यादा कारआमद साबित या फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? अच्छा, गर्मी के मौसम और मशरूबात का इस्तेमाल देखने में बहुत अट्रैक्टिव और हमें अच्छा लग रहा था। हाँ। लेकिन अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हम इसको इतना रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। क्योंकि गर्मियों में ड्रिंक्स हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, वाटर हमें इंटेक बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि अगर हम पानी नहीं पियेंगे, पसीना बहुत आएगा, हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और सिर्फ डिहाइड्रेशन नहीं होती, आपने देखा होगा गर्मियों में अक्सर स्टमक के इश्यूज़ बहुत आते हैं, बदहज़मी हो जाती है, चक्कर आ रहे हैं, डिजीनेस है, लेजीनेस है। ये सारा क्या होता है कि बेसिकली पहले डिहाइड्रेशन स्टार्ट होती है, जब पानी की कमी होती है हम जूसेस के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। पानी कम जा रहा होता है, हमारी बॉडी में शुगर ज़्यादा जा रही होती है, फाइबर कम होता है। क्योंकि हम जब भी किसी फ्रूट का जूस लेते हैं उसका सारा पल्प और फाइबर बाहर चला जाता है, सिर्फ जो उसका फ्रुक्टोज कंटेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा होता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जब फाइबर नहीं जाता है तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, इन लिeu आपको इंडाइजेशन भी होगी, आपकी बॉडी में गैसेस बनेंगी, उससे आपको भूख नहीं लगेगी। तो ये थोड़ा सा हमें अपने माइंड में रखना है कि जूसेस हमें पीने चाहिए, लेकिन एक लिमिट के अंदर है। लेकिन जिस तरह गर्मी के मौसम में हम बाहर जाते हैं, बहुत से लोग कामकाज पे जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे ठेले लगे हुए होते हैं ना मशरूबात के, शरबत के, और हमारा होता है कि चले अगर वाटर बॉटल नहीं है हमारे पास तो हम शरबत पी लें, कोई बादाम का शरबत हो गया, संदल का शरबत हो गया, इस तरह के मज़ीद बहुत से शरबत, आलू बुखारे का शरबत हो गया, वो हम लोगों ने बाहर से पी लिया। तो उसके लिए क्या कहेंगे, इस तरह के शरबत जो उस टाइम तो हमें इंस्टेंटली एक रिफ्रेशिंग सी फील देते हैं, तो क्या इस मौसम में पीने चाहिए? इंस्टेंटली वो हमें एनर्जी भी देते हैं, हाँ। शुगर कंटेंट बहुत हाई होते हैं, लेकिन फिर वही बात है जब हम उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पे जाते हैं। अच्छा। तो जो ठेले वगैरह अगर हम आजकल महंगाई और वो सारा कुछ देखें, उसमें वो इतना ज़्यादा जो ओरिजिनल हमें चीज़ चाहिए, जैसे बादाम का शरबत है, तो उसमें सिर्फ उसका फ्लेवर या एसेंस है। अच्छा। होता है, बाकी उसमें शुगर या स्क्रीन होती है। उससे क्या होता है, हमें उस टाइम हम फ्रेश भी हो जाते हैं, क्योंकि एकदम हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, हमें एनर्जी मिलती है, और गर्मी इतनी होती है कि वो ठंडा हमें बहुत मज़े का लग रहा होता है। तो क्या पीने चाहिए इस तरह के मशरूबात? पीने चाहिए, लेकिन आपकी एक लिमिट होनी चाहिए। सही। ताकि गर्मियों के मौसम में आप फ्रेश भी रहें, आपका वेट गेन भी ना हो। उसके लिए कि जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है जूस पीने के लिए, वो 150 ml है। अच्छा। जो नॉर्मली हमारा वाटर ग्लास होता है वो 250 ml का घरों में हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब आप उसमें देख लें कि आपका 150 ml जो जूस है वो हमारे लिए इनफ है। घर में फिर चले घर की बात कर लेते हैं। घर में किस तरह का, जैसे सत्तू बहुत ज़्यादा पिया जाता है, देन आजकल आम का है तो वो कैरी का जूस बनाया जाता है, वो पिया जाता है, तो ये चीज़ें भी पी सकते हैं जो रिफ्रेशिंग सी हो। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सत्तू तो रिच ऑफ फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी है,
और स्पेशली जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे अच्छा। हैं उनके लिए बहुत आइडियल है, क्योंकि इसमें फाइबर की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। अगर आप एक गिलास सत्तू पी लेते हैं तो उसमें आपने अगर 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून सत्तू अपने गिलास में ऐड किया है, साथ सही। आपने आइस लिया, वाटर लिया है, पिंच ऑफ आप हनी डाल लें, शक्कर डाल लें उसमें या शुगर जो आपका दिल करे, तो इससे ये कि एक तो आपको लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगेगी, आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। सही। फिर ये आपके कार्ब के पोर्शन में आ जाता है, आपको इससे कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, फाइबर बहुत अच्छा मिल रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन से रोकता है, तो ये बहुत आइडियल ड्रिंक है अगर आप गर्मियों में वेट लॉस के साथ लेना चाहते हैं। दूसरा, जब हम फ्रूट जूसेस की बात करते हैं उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप जूसर में जूस मत बनाएं। अच्छा, फिर अगर कैसे आपने बनाएं? जूस बनाना है, आपका जो फ्रूट पोर्शन है, जो एज अ डाइटिशियन मैं रिकमेंड करती हूँ, वो आप दिन में 2 से 3 पोर्शन फ्रूट के ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप कोशिश करें इसको आप डिवाइड कर लें। एक पोर्शन अगर आप सुबह ले रहे हैं, एक दोपहर में लें, एक शाम को लें। ओके। और एक पोर्शन जो हमारा फ्रूट का होता है वो 80 ग्राम होता है। और अगर आपको मेजरमेंट्स मुश्किल लगती हैं तो ये जो हमारा पाम का सर्कल बनता है, इसके अंदर हमारा जितना फ्रूट आ जाएगा, ये हमारा एक पोर्शन है। आप इसको ब्लेंडर में डालें, साथ आप आइस डालें, थोड़ा सा लेमन जूस, वाटर ऐड करें। उससे ये कि इसका जो फाइबर और प्लग है वो ज़ाया नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में जाएगा, तो फिर ये आपके लिए रिफ़्रेशिंग भी होगा और हेल्दी भी हो जाएगा। लेकिन जब हम जूसर में डालते हैं तो सिर्फ वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमारी बॉडी में जा रहा होता है, बाकी सारा उसकी मशीन में रह के हम उसे वेस्ट कर देते हैं। लेकिन इस मौसम में फिर किन को नहीं पीना चाहिए? बिकॉज़ हर किसी का ये होता है कि फ्रूट से बेहतर है कि जूस पी लिया जाए, कि उसमें ठंडा ठंडा जूस होगा और एकदम हमारी प्यास भी ख़त्म हो जाएगी और वो जो एक रिफ़्रेशिंग सी फीलिंग भी आ जाएगी। तो किन को नहीं पीना चाहिए जो उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है? अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं या अच्छा। आप वेट लॉस के लिए कॉन्शियस हैं तो आप वीक में 2 दफ़ा ले सकते हैं, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा ना लें। और आप अपना पोर्शन फॉलो करें कि आप 150 ml जूस लेंगे तो इसका कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप 150 ml में भी साथ, हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो ट्रेंड है कि हमने फ्रूट जूस बनाने उसमें भी शुगर या हनी ऐड कर लेते हैं, आप वो ना करें। आप उसकी जगह उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल लें तो फ्लेवर आपका इन्हांस हो जाएगा, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, क्योंकि लेमन फुल ऑफ विटामिन सी है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सही। तो उससे आपको रिफ़्रेशिंग भी करेगा। दूसरा, उसमें मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, आपकी डिहाइड्रेशन भी ख़त्म होगी। और आप 150 का जो पोर्शन है वो इजीली आप दिन में ले सकते हैं। अच्छा, फिर जैसे जूस आपने में- जी जी, आप फालसे का जूस आपके लिए गर्मियों में बहुत वो भी अच्छा है। है। आप आड़ू का जूस बना सकते हैं, ठीक है। केवी का जूस बना सकते हैं। आजकल लीची बहुत इन है, उसको आप जूस में इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा आपके लिए। अच्छा, दूसरा जैसे आपने लेमन की बात की है डॉक्टर सना, कि लेमनेड भी पिया जा सकता है, देन मिंट मार्गरेटा भी मिंट पिया जा मार्गरेटा भी सकता है। बहुत अच्छा जो बच्चे या जो ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं, वो इस साइड पर जा सकते हैं। उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि पहले वो इस साइड पे फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी डाइट से कट डाउन करते जाएं, तो ये बहुत हेल्दी आपके लिए। ठीक है, जैसे मैंने बात की थी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पे तो बात करेंगे, साथ ही साथ हमने जामुन पे भी बात करनी है कि जनाब जामुन हमारी सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, क्योंकि हर जगह मार्केट में हमें जामुन ही जामुन नज़र आ रहे हैं। और हर मौसम का जनाब अपना एक फल होता है और उसकी अपनी अफादियत और अहमियत होती है जो हमें खाना लाजमी होता है। तो डॉक्टर सना से बात करेंगे कि जनाब जामुन के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमारी सेहत को या हमारी सेहत के लिए जो बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। जी, जामुन के हवाले से बात करते हैं, जामुन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? जामुन को अगर आप कहें गर्मियों का बेहतरीन फल है, अच्छा, तो ये इसकी तारीफ में फिर भी कम रहेगा। क्या बात है। हाँ, क्योंकि एक तो इसमें बहुत कम कैलोरीज हैं, ठीक है। दूसरा एक आपने अक्सर सुना होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड, ये इसका बहुत ओनली 25 है। तो ये डायबिटिक पेशेंट हैं, बेशक उनका शुगर लेवल हाई भी है तो वो भी इजीली इसको ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके खाने से क्या होगा, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड लोड दोनों बहुत कम है। जब आप ये खाते हैं, आपकी जो बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज के स्पाइक्स आते हैं ना, एकदम शुगर लेवल आपका हाई हुआ है फिर वो डाउन हुआ है, ये वो नहीं करने देता है। सही। और फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से भूख आपकी बहुत कम हो जाती है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है, एकदम खाते ही ग्लूकोज नहीं दे देता है। तो ये बहुत अच्छा है। फिर इसमें कैल्शियम बहुत अच्छी अमाउंट में, थायामीन बहुत अच्छे, थायामीन डेफिशिएंसी जिन लोगों को होती है उनमें नमनेस का इशू बहुत ज़्यादा आ जाता है। ओके। तो अगर वो सप्लीमेंट के साथ जामुन आजकल तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, यूज़ करें तो ये बहुत अच्छा है।
फिर जो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स हैं इनको बहुत अच्छा फ्लैश आउट कर देते हैं। ओके। तो किडनी के पेशेंट्स हैं या जिनको किडनी स्टोन का इशू होता है उनके लिए ये बहुत आइडियल फ्रूट है, वो इसको ज़रूर लें। क्या बात है। हार्ट अच्छा, कहते हैं गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ये। एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। फिर वही बात है कि इसमें फाइबर बहुत अच्छा है, जब हम इसको लेते हैं तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सॉल्व करता है। मतलब एक छोटे से फल के अंदर आप देखिए कि अल्लाह बहुत ताला ने बड़ा कितनी चीजें खजाना रखी छुपा हुई हुआ है, है खजाना इसके छुपाया हुआ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और कभी कभी हम लोग सीजनल फ्रूट्स खाते भी नहीं है कि हमारा दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन वो खाने चाहिए, उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं उस मौसम के लिए। हाँ जी, एग्जैक्टली। लेकिन इसके लिए भी मैं वही कहूँगी कि आप अपना पोर्शन साइज ज़रूर अच्छा। माइंड में रखें कि आप 80 ग्राम फ्रूट आप एक टाइम में इजी ले सकते हैं, ज़्यादा है तो आप एक टाइम में 1.5 पोर्शन ले लें, क्योंकि जो भी चीज़ जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो फिर उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। फिर जामुन जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एक्नी प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होता है, अगर आप इसके जो पत्ते होते हैं उनको ड्राई करके और उसका मास्क बना के यूज़ करें स्किन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है आप योगर्ट के साथ करें तो ये आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। डायरिया के लिए आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसके जो कहवा बना के पत्तों का आप पी लें, ठीक है, या आप पाउडर फॉर्म में उसको थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके, तो उससे ये आपकी नमकियात की जो कमी हो जाती है डायरिया के बाद, डिहाइड्रेशन हमें हो जाती है, ये वो भी पूरा करता है और डायरिया रोकने में भी बहुत इफेक्टिव है। यानी फल ये छोटा सा है लेकिन इसके पत्तों से मल्टीपल इसके फायदे हैं। क्या बात है। लेकिन इसकी फिर क्वांटिटी जो है या पोर्शन कितना इसका रखना चाहिए, डायबिटिक लोगों को कितने खाने चाहिए, अगर एक डेली खाने अगर आपने डेली खाने, आप हाफ जो आपका टी कप होता है आप वो ले लें, उसमें 7 से 8 आपके जामुन आ जाते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको 1.5 भी आप एक पोर्शन ले सकते हैं पूरे दिन में, क्योंकि आपके 3 पोर्शन अलाउ होते हैं, तो आप इसको यानी 10 दाने तक आप इसके ले सकते हैं। फिर मैं आपको वही कहूँगी कि ये इसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है, अगर बड़े साइज़ का है आप अपनी हथेली के ऊपर रखें, उसमें जितने आपके आते हैं जामुन वो आपने खा लेने। बच्चों के लिए कितना अच्छा है ये? बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का, और गर्मियों में जैसे उन्हें भूख बहुत कम लगती है और अगर लगती है तो वो कुछ ऐसा खा लेते हैं, उन्हें डायरिया का बहुत इशू हो जाता है, खाना हजम नहीं हो रहा होता है, तो ये हमारे गट के लिए, हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सही, मतलब जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको किडनी का इशू है उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर हार्ट पेशेंट में, क्योंकि इसमें पोटाशियम बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, तो जब हार्ट पेशेंट इसको लेते हैं उससे क्या होता है, पोटाशियम जब बॉडी में जाते हैं उनका बीपी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, वो इसको लें ज़रूर, तो इसका बहुत सही। तो मुझे बताइए, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, जिन्होंने अपना वज़न कम करना होता है, उनके लिए इस मौसम में क्या रिकमेंड किया जाता है, किस तरह के वो फल खाएं, मौसमी फलों में भी कौन से फल खा सकते हैं जिनकी वजह से उनका वेट जो है वो कम हो सकता है? हाँ, जो डाइट कर रहे होते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ कि आप जब भी डाइट करें, आजकल बहुत ज़्यादा डाइट्स इन है, कीटो डाइट है, डिफरेंट और खुद से लोग कर रहे होते हैं ज़्यादातर। शुरू में आपको लगता है कि आपने बहुत जल्दी वेट लॉस किया, 1-2 वीक में हमारा 3 kg लॉस हो गया, 4 kg हो गया, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, वेट हमारा स्टक हो गया। हाँ। जो शुरू में वेट लॉस होता है आपका, वो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं। अच्छा। वो एकदम आपको लगता है बहुत इफेक्टिव डाइट प्लान है, हमने इतनी जल्दी लॉस कर लिया, लेकिन असल होता है आपका बॉडी से जब तक फैट रिमूव नहीं होगा आपका वज़न कम नहीं होगा। और ये इस तरह नहीं है कि कोई मैजिकल है या वो मेडिकल हो जाएगा, आप डाइट शुरू करें और 15 डेज़ में आप कम कर लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप लॉस करते हैं उतनी जल्दी आप गेन भी कर लेते हैं। तो आप डाइट करें। एक आजकल आपने सुना होगा माई प्लेट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा। हमारे जितने भी फूड ग्रुप्स हैं आपने उनको अपनी डाइट में हर टाइम में, यानी आपका जितने भी मील्स हैं उसमें आपने ज़रूर ऐड करना है। आप अपनी डाइट को पोर्शंस में डिवाइड करें और उसके अकॉर्डिंग आप डाइट करें, तो आपका वेट भी कम होगा, बैलेंस डाइट भी आपको मिलेगी। यानी आपने अपनी डाइट में कुछ भी नहीं छोड़ना, आपने कार्ब्स भी लेने हैं, प्रोटीन, फैट, मतलब किसी एक कंपोनेंट पे नहीं जाना है, एक कंपोनेंट पे नहीं जाना है। और अगर हम फ्रूट की बात करें, उसके 2 से 3 पोर्शंस आप ले सकते हैं।
एक उसमें आप अब उसे स्मूदी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। आप जूस फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन उसमें आप शुगर ऐड नहीं करेंगे। शेक अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप शुगर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट में ग्लूकोज होता है। ऑब्वियसली जब हम मिल्क ऐड करते हैं तो मिल्क में भी ग्लूकोज और कार्ब्स की अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो दो तो हम इधर से आगे, तीसरा जब हम शुगर डाल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा, तो वो सोने पे सुहागा हो सुहागा जाता हो है जाता जनाब, है। कि हाँ आप जी। और ज़्यादा आप वज़न कम करने के बजाय आप और बढ़ा gain कर लेंगे। लेते हैं। हाँ जी। तो वो इसलिए फिर आप आपको फ्रूट बेहतर है। चाट की उसमें या फ्रूट सैलेड की फॉर्म्स में आप इसको अच्छा, ले क्या सकते हैं। फ्रूट खाने की कोई टाइमिंग भी है कि जिसमें वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो ज़्यादा हमारी बॉडी को मिले? कोई टाइमिंग है इसकी? नहीं, fruit? हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखे कि हमने जो भी चीज़ खानी है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में, उसको जब तक उसमें कोई भी हमारी बॉडी के लिए बेनिफिट न्यूट्रिएंट मौजूद है, उसने उसको डाइजेशन करते रहना। अच्छा। तो ये हम किसी भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन रात को इसको इसलिए अवॉइड किया जाता है कि जब हम फ्रूट खाते हैं तो ये रेडिली अवेलेबल शुगर है हमारे लिए। उससे जब एकदम हमारा शुगर लेवल हाई होता है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हाँ, फिर ऐसे हमें ही है। नींद नहीं आती और इस तरह के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने दिन के स्टार्ट में ले लें, आप मिड मॉर्निंग में ले लें, मिड इवनिंग में ले लें, तो ये आपके लिए 3 टाइम बहुत आइडियल है। रात को आप कोशिश करें, अगर बहुत आपका दिल करता भी है तो 8 PM के बाद आप फ्रूट की तरफ ना जाएं। वैसे अगर आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, खाने से पहले खाना चाहिए, बाद में? बहुत से लोगों को क्रेविंग होती है ना कि डिनर के बाद या लंच के बाद भी कि कुछ मीठा हो जाए, तो वो खाने के बाद भी ये खा हम लेते खाने हैं। के बाद भी ले सकते हैं, खाने से पहले भी ले सकते हैं। खाने के बाद लेंगे, फ्रूट में भी फाइबर बहुत ज़्यादा है, और अगर आप हेल्दी और बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें आपका फाइबर है, तो ये थोड़ा सा हमारे डाइजेशन टाइम को स्लो कर देता है। अच्छा। लेकिन इसका कोई हेल्थ पे साइड इफेक्ट आपका ऐसा साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। बाकी मिथ्स तो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई होती हैं। हाँ, वो आपने देखना है कि आपका जो हाजमा है वो हाँ, कितना हाजमा अच्छा वो है, कितना है कि और वो कितनी कितना जल्दी फाइबर एक टाइम में टॉलरेट कर सकता है। हाँ, वो कितनी जल्दी जो है ना उन चीज़ों को हजम कर लेगा, हाँ। ये भी आपने देखना है। अच्छा, दूसरा, जिनका ये मेटाबॉलिक रेट जो है, ये सिस्टम जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है ज़्यादा ग़िज़ाएँ खाने की वजह, ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, उसको किस तरह फास्ट किया जा सकता है? उसको फाइबर रिच डाइट, जितनी आपकी डाइट में फाइबर ऐड होगा, अच्छा। कम्प्लेक्स कार्ब्स लें आप, वेजिटेबल्स आप स्टीम ले लें, बॉइल्ड ले लें, ब्लांच करके ले लें, या फ्रेश जो सैलेड्स आप बनाते हैं, खीरा, प्याज, टमाटर, जी जी। जितना ज़्यादा आपका वेजिटेबल कंटेंट आपकी डाइट में ऐड होगा, उतना जल्दी आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा। साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हाँ। 80% अगर हमारा वेट डाइट लॉस करती है की वजह से कम हो रहा होता है, तो 20% उसमें एक्सरसाइज का भी रोल होता है। ठीक अगर है। हम सिर्फ डाइट करते रहें और हम बैठे रहें, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो रहेगा और हमारी बॉडी डी शेप भी होती जाएगी। तो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलने, और फिर ही आप अपने जो है ना वज़न को कम कर टारगेट सकते पे पहुंच सकते हैं, फिर ही आप अपना जो वज़न है वो कम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, आजकल बड़ा देखा जाता है कि जो फल होता है ना वो अपने मौसम से पहले भी हमें मार्केट में नज़र आ रहे होते हैं। कहा जाता है कि आड़ती हजरात जो होते हैं उनको मसाले लगा के तो उन्हें पकाया जाता है और फिर वो मार्केट में आ जाते हैं। तो क्या ये जो मसाले वाले फ्रूट्स वगैरह जो मार्केट में आते हैं और उनको खाया जाता है, उसका कोई नुकसान भी होता है हमारी सेहत को? हाँ, अच्छा, इसमें 2 तरह के केमिकल्स होते हैं वो यूज़ जो किए जाते हैं। फलों में यूज़ किए अच्छा। जाते हैं। इसमें एक केमिकल होता है एथिफोन। अच्छा। इससे इथाइलिन गैस बनती है। ओके। अब फल का पकने का जो प्रोसेस होता है पूरा, जब ये दरख्त के ऊपर लगा हुआ होता है तो उसमें एक इसके अंदर नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से एक गैस है, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस होना शुरू होती है, जिससे फल अपने टाइम पे पक के तैयार हो जाता है। ठीक है। उससे क्या है कि ये अपना, जब तक ये नहीं पकता, जब तक इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स जो इसमें रखे हुए हैं वो अपनी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन जब हम आउट यानी सीज़न से पहले इसको जी, इस्तेमाल जी। करना चाहते हैं तो हम इसके अंदर ये एथिफोन गैस इस्तेमाल करते हैं, जिसके जब गैस इस पर केमिकल्स लगा के इसको पैक करके रख दिया जाता है, इथाइलिन गैस बनती है। ये गैस भी वही काम करती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये गैस थोड़ी बहुत उस फल के अंदर अब्जॉर्ब भी हो जाती है, जिससे इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। लेकिन जो पाकिस्तान में ज़्यादा तक यूज़ हो रही है, आपने अक्सर देखा भी होगा कि वो फूड सिक्योरिटी वाले इस जी, चीज़ को जी। बैन भी कर रहे हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड होती है। इसके जो, जब हम इसको लगा के फलों को बंद करते हैं, एसिटिलीन गैस निकलती है और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसमें आर्सेनिक और के भी कंपाउंड्स कुछ हद तक पाए जाते हैं। तो जब इसके साथ आप देखें, बाज़ फल होते हैं खाते ही आपका गला फ़ौरन बंद हो Exactly, जाता हाँ। है, आपको स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है, समटाइम्स डायरिया हो जाता है।
तो ये बहुत ज़्यादा, इसके अलावा इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत बुरा इफेक्ट होता है। अच्छा। और फल जो है वो गैस की वजह से उसे हीट उतनी मिलती है कि वो भी पूरा मैच्योर हुआ नहीं क्योंकि होता है। नेचुरली तो नहीं वो पका हुआ नेचुरली होता। पका नहीं होते, ऊपर से उसका कलर वैसे ही होता है जैसा हम चाहते हैं, देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव हाँ, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा होता है कि जैसे कितना अच्छे हाँ तरीके जी, से लेकिन पका। जब हम अंदर से काटते हैं अंदर से वो कच्चा भी होता है, खट्टा भी होता है, वो वाला फ्लेवर नहीं होता जो सीज़न में हमें फ्रूट का मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो फ्रूट का सीज़न है आप उसी में खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, ठीक है। और फल कटने के कितने देर बाद खा लेना चाहिए, उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए? बेस्ट तो ये होता है कि आप जैसे ही काट रहे हैं उसको कंज्यूम भी कर लें, क्योंकि ज़्यादा देर जब तक वो पड़ा रहता है वो अनहाइजेनिक हो जाना शुरू हो जाता है। फिर अगर विटामिन सी रिच फ्रूट है, विटामिन सी बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी वो अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉस कर देता है। तो अगर आप उसको फ़ौरन कंज्यूम कर लें वो ज़्यादा अच्छा वो है। ज़्यादा बेहतर है। ये ना हो कि आप लोग पहले उसको कट करें, उसके बाद जैसे हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं कि ठंडा होगा तो फिर उसके बाद खाएंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फ़ौरन से कट करके उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए। सना तबस्सुम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। सना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और कौन कौन से मशरूबात, जूसेस और जामुन के हवाले से हमने बात की है कि इनके क्या फ़वाइद हैं, किस तरह इनको कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब हमारा सेगमेंट है जिसमें हम दीन इस्लाम के हवाले से ख़ास तौर पर बात करते हैं और मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। और नया इस्लामी साल जिसका कल से आगाज़ हो चुका था, मुहर्रमुल हराम, कल पहला मुहर्रमुल हराम था और जनाब खलीफा दूम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम की वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जिनकी इस्लाम के लिए रोशन खिदमात, जुर्रत व बहादुरी, अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों, फतूहात और शानदार किरदार और कारनामों से इस्लाम का चेहरा रोशन हुआ। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तारीख़ इंसानी का एक ऐसा नाम है जिसकी अज़मत को अपने ही नहीं बल्कि बेगाने भी तस्लीम करते हैं। और एक हदीस मुबारका है कि जनाब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। तो कल यकमुल हराम हज़रत उमर का यौम शहादत भी था, तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से बात करेंगे कि ये हुर्मत वाले महीने हैं, हुर्मत वाले दिन हैं, इनकी अहमियत क्या है, इनकी फ़जीलत क्या है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के हवाले से बात करेंगे, उनकी जो खिलाफत थी उस हवाले से बात करेंगे। तो डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है। आज कल यकुम मुहर्रमुल हराम थी। सबसे पहले तो मुहर्रम के हवाले से बात करेंगे, इसकी अहमियत, इसकी फ़जीलत क्या है। हुर्मत वाले महीने कहा जाता है मुहर्रम को और सफ़र को, क्या फ़जीलत है, क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और मुहर्रमुल हराम की निस्बत और ताल्लुक़ से, क्योंकि इस्लामी साल का आगाज़ है, तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर अपनी मखलूक को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह के नज़दीक तो महीने जो हैं वो 12 ही हैं जी। और न सिर्फ ये कि अल्लाह ने ये बताया कि 12 महीने अल्लाह के नज़दीक तादाद के एतबार से हैं, बल्कि ये भी बताया कि इनमें से 4 महीने ऐसे हैं जिनकी हुर्मत मुसल्लमा है, यानी जो जिनकी इज़्ज़त, ताज़ीम, तौक़ीर, फ़जीलत बाकी के ऊपर ज़्यादा है, बढ़कर है। और फिर हम सब जानते हैं कि अरबों की तारीख़ जो है वो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो अहवाल है उसके अंदर भी अपनी तमाम तर जहालत के बावजूद इन 4 महीनों का इकराम पाया जाता था, इन 4 महीनों का एहतराम किया जाता था। इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़े से, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने से इज्तनाब किया जाता था। और अपने तुंदखू मिजाज और उसके बावजूद अगर किसी का कोई मकतूल भी घर पहुँचता था तो जब ये 4 महीनों में से किसी महीने का चांद तुलू हो जाता तो फिर उसके बाद वो लड़ाई मुनक़ता कर दी जाती थी और उसका इंतज़ार किया जाता था कि ये दिन गुजर जाए, इनका एहतराम कायम रहे, इनका एहतराम मलहूज़ रहे। और बिलखुसूस हरम शरीफ के हवाले से उस दौरे जाहिलियत में भी मक्का शरीफ के अंदर जो हरम काबा है उसका इन दिनों में बड़ा ख़ास एहतराम किया जाता था। और
ये जो 4 महीने हैं यानी ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, ये 3 इकट्ठे महीने हैं और एक रजब का महीना। इन 4 महीनों का इकराम उस ज़माने में भी ऐसा था कि जैसे ही ज़िकात का महीना शुरू होता था तो तैयारी शुरू हो जाया करती थी और पूरे अरब से काफ़िले जो हैं वो मक्का शरीफ की तरफ जो है वो रवाना होना शुरू हो जाया करते थे और हर तरह का सफ़र जो है उसे गोया तर्क कर दिया जाता था, खा वो जंग के लिए हो, इवन हत्ता की तजारत के लिए हो। लोग को समझते थे कि अब ये बाबरकत इबादत वाले महीने आ गए हैं, इसलिए इसमें मक्के की तरफ जो है वो रवानगी इख्तियार की जाए। काफ़िला दर काफ़िला, जौक दर जौक जो है वो लोग मक्के की तरफ आया करते थे। ज़िकात में, ज़िलहज में वो वहाँ पे हज किया करते थे और मुहर्रम तक वहाँ ठहरते थे और फिर मुहर्रम से जो है वो मक्का और उसके गिरदो नवाह से काफ़िले दोबारा वापस अपने अपने वतनों को, अपनी अपनी आबादियों को, बस्तियों को, कबीलों को लोग रवाना होना शुरू हो जाते थे। तो इन 4 महीनों का इकराम उस ज़माने में पाया जाता था और मुहर्रम उल हराम का तो मामला ये था कि इन्हीं 4 महीनों के अंदर बिलउमूम और मुहर्रम के अंदर बिलखुसूस खाना काबा के ऊपर जो चादरें लटकाई गई होती थी, जैसे आजकल गिलाफ़े काबा होता है, वो भी मुहर्रम के महीने के अंदर ही उसको तब्दील किया जाता था। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक और मुस्तहकम रिवायत के मुताबिक जो आशूरे का दिन होता है यानी 10 मुहर्रम का दिन था, उस दिन वो जो है वो गिलाफ़े काबा जो है उसे तब्दील किया जाता था। और ये रिवायत जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले भी मौजूद थी और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ़ लाए मदीना के अंदर और फिर हुजूर ने भी इस्लामी साल की निस्बत और तरतीब जो कायम की, उसके अंदर भी ज़ाहिर है मुहर्रम की हुर्मत को आपने बड़ा एलानिया बयान फरमाया और फिर कुरान हकीम की इस आयत से अल्लाह की मखलूक तक ये ख़बर पहुँची कि मुहर्रम भी उन खुशनसीब महीनों में से है जिनकी अल्लाह के यहाँ बड़ी अजमत। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद जिस महीने के रोज़ों की सबसे ज़्यादा फजीलत है वो मुहर्रम है। और ये भी एक दिलचस्प एक पहलू है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का और आपकी सीरत का कि जब तक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज नहीं थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम के अंदर रोज़ा जो है वो रखा करते थे। सो एक निस्बत ये है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि रमज़ान और शाबान के अलावा सबसे ज़्यादा एहतमाम के साथ और जिसकी फजीलत बयान करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है वो आशूरे का रोज़ा है यानी मुहर्रम का रोज़ा है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद अहले यहूद की थी और यहूदी जो थे वो 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ इस रोज़े की क्या निस्बत है, यानी ये किस निस्बत से ये रोज़ा रखा जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये वो दिन है जिस दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन के ऊपर उनके कबीले समेत उनके साथ जो वफादारान थे उन समेत अल्लाह ने उनको फ़तह अता फरमाई थी। यानी वो जो जुल्म का एक अज़ली अब्दी निज़ाम चला आ रहा था जो सदियों पर मुहित था फ़राईन मिस्र की शक्ल के अंदर, वो जो जुल्म और बर्बरियत का एक निज़ाम था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन इंसानों को उससे निजात दिलाई थी। इसलिए हम 10 मुहर्रम का यानी आशूरे का रोज़ा जो है वो रखते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने कहा कि अगर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से रोज़ा है तो मूसा अलैहिस्सलाम मेरे भाई थे, हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम उनके लिए जो अल्लाह ने यौम निजात रखा था, यौम नुसरत व फ़तह रखा था, उसकी खुशी मनाएं। तो हुजूर ने फिर ये फरमाया कि आइंदा बरस अगर मैं हुआ तो मैं इस महीने में अहले यहूद से अपना तखसीस करते हुए, अपना इम्तियाज़ कायम करते हुए एक नहीं बल्कि 2 रोज़े रखूँगा, यानी या 9 और 10 को रोज़ा रखूँगा या 10 और 11 को रोज़ा रखूँगा। सो इस निस्बत से और फिर ये एक अजीमुशान इसकी इस रोज़े की फजीलत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रोज़ा है ये पिछले 1 साल के पूरे जो गुनाह हैं उनके माफ़ होने का ज़रिया बन जाता है। सो अगर कोई आदमी पूरे एतकाद और यकीन के साथ और एहतमाम के साथ और रोज़े की जो बुनियादी तकाज़े हैं और जो एहतियातें हैं, यानी वो सिर्फ जिस्म के ऊपर रोज़ा नाफिज ना हो बल्कि आपकी रूह, आपके मामलात, आपकी फ़िक्र और आपके ख्याल पर भी रोज़े की एहतियातें जो हैं अगर आप लागू करके वो एक दिन गुजारते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले 1 साल के जो गुनाह हैं उनसे अल्लाह ताला जो है वो बरात अता फरमाता है, निजात अता फरमाता है। तो इसकी इस दर्जे पे फजीलत है। और एक मुख्तसर सी बात करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनके तज़किरे की तरफ। आप ये देखें कि इमाम कर्तबी अलैहिर्रहमा ने कहा कि इस्लाम का जो तकवीमी निज़ाम है साल के हवाले से, ये जो निज़ाम है इसकी निस्बत क्या खूबसूरत है कि इसमें 3 अशरे बड़े मकबूल हैं। एक रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है यानी आखिरी 10 दिन जिनमें ताक़रातें आती हैं और जिनमें अमूमी तौर पे ख़त्म कुरान किया जाता है, एक उसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। एक ज़िलहज के जो पहले 10 दिन हैं जिनमें अय्याम हज आया करते हैं उनकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। और एक ये जो मुहर्रम उल हराम की निस्बत से 10 दिन हैं इनकी बड़ी ख़ास फजीलत बयान की गई है। एक तवातर के साथ
अहादीस के अंदर भी और तारीख़ बिलखुसूस तारीख़ के अंदर ये अहवाल मिलता है कि इस कुर्रे अर्ज़ी के ऊपर अल्लाह की इस कायनात में बहुत सारे अहम फैसले, बहुत सारे अहम वाक़यात और मामलात जो हैं वो मुहर्रमुल हराम के महीने में हुई। रिवायत किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत, ये भी मुहर्रमुल हराम में हुई। और बिलखुसूस जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का तो बड़ा सनद के साथ और सेहत के साथ तारीख़ में वाक़या मौजूद है और ख़ुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो वाक़या बयान किया गया और हुज़ूर ने उसकी नफ़ी नहीं फरमाई, तो गोया हुज़ूर की तरफ से भी उसकी एक तायीद आ गई कि ये मुहर्रमुल हराम वो अज़ीमुश्शान महीना है कि जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि अपने ज़माने के अंदर इंसानी हुकूक का एक इस्तारा थे, गुलामी से निकलने का और हुर्रियत का एक बाकायदा अलामत के तौर पर मुआशरे के अंदर मौजूद थे। नबी और रसूल होना, अजीमुल मर्तबत अल्लाह का पैगंबर होना तो अपनी जगह पर एक मामला है, लेकिन आप इंसानी हुकूक, इंसानी अक़दार, इंसानी तशख़्ख़ुस, इंसानी इज़्ज़त नफ्स के एक इस्तारे और अलामत के तौर पर उस मुआशरे में मौजूद थे और फ़िरौन जुल्म का जो है वो एक इस्तारा था और अलामत थी। तो गोया अल्लाह ने ये एक ऐसा अज़ीमुश्शान महीना है जिसके अंदर जुल्म के ऊपर इंसानी अक़दार को और अदल को जो है वो अल्लाह ताला ने फ़तह अता फरमाई। तो इस निस्बत से इसकी बेशुमार और फजीलतें हैं जिन पे बहुत तफसील से कलाम किया जा सकता है। और जिस तरह मैं बात कर रही थी कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन कल यकम मुहर्रम था जिसमें हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत का दिन भी था, तो उस हवाले से उनकी शख्सियत के हवाले से बताइए हमें। रमज़ानुल मुबारक का हज़रत उमर फ़ारूक का जब ज़माना आया तो हम ये देखते हैं कि आपने असहाब के साथ मशवरा किया कि हर कौम का एक अपना जुदागाना तशख़्ख़ुस होता है और उसकी एक तकवीम होती है। तो हमारी जो हिजरत की, हमारी यहाँ जो ये आप कह लें कि माह साल का निज़ाम है, इसकी तरतीब क्या होगी। तो हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की मशावरत से और हज़रत अबू मूसा अशरी की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मशावरत से जनाब उमर फ़ारूक इस नतीजे पे पहुँचे और फिर सब ने उसकी तायीद की कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत है वो इस्लामी तारीख़ के अंदर एक बड़ा रुझान साज मरला है और बड़ा आप ये कहें कि इसके गिर्द पूरी इस्लामी तारीख़ जो है ना इस एक वाक़े के गिर्द घूमती है। आप ये देखिए ना कि 13 बरस मक्के के अंदर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियाजत है और वहाँ सिर्फ 125 के करीब लोग मुसलमान होते हैं और अगले 13 बरस जो मदीने के अंदर हैं उनमें ये हालत है कि दुनिया की सारी आबाद बस्तियों में इस्लाम का पैगाम जो है वो पहुँचना शुरू हो जाता है। तो ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना डिसाइसिव मोमेंट था, एक ऐसा रुझान साज फैसला कुन मरला था जो हिजरत का था। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने ये तजवीज़ इसका निफाज किया कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र हिजरत है उससे हमारे तकवीमी साल की जो तरतीब है वो शुरू होगी। और महीनों पर जब बात आई तो फिर आपने मुहर्रमुल हराम की फजीलत को सामने रखते हुए तमाम असहाब की मुशावरत से और बिलखुसूस हज़रत उस्मान गनी की मुशावरत से आपने ये फ़ैसला किया कि मुहर्रमुल हराम से जो हिजरी साल है उसको शुमार किया जाएगा और 12 महीने जो हैं उसी तरतीब से होंगे। फिर उसका ये हुआ कि उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के अंदर जो बिल एहतमाम यही 12 महीने और उनकी यही तरतीब पाई जाती है। मुहर्रमुल हराम में जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का हमें वाक़या मिलता है, वहीं पर एक बहुत अज़ीमुश्शान मरहला जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके पाकीज़ा खानवादे का रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए, अपने नाना जान के लाए हुए दीन की बका के लिए अपने ख़ानदान की कुर्बानी पेश करना भी है। यकीनन आइंदा दिनों में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक की शख्सियत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं जब उनकी शख्सियत का मुताला करता हूँ तो मुझ तक ये बात पहुँचती है कि ज़ाहिरी तौर पर तो आपका रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शजरा जो है वो नवी पुश्त में जाके मिलता है। और आपकी पैदाइश भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए यानी आमुल फील उससे 13 बरस बाद पैदा हुए, यानी आप हुजूर की दुनिया में ज़ाहिरी तशरीफ़ आवरी से 13 साल के बाद पैदा हुए। लेकिन क्या अजीब इत्तफ़ाक़ है कि आपका ये एक अज़ीमुश्शान इनफरादियत है और तखस्सुस है कि दुनिया भर में जितने असहाब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त अता फरमाई उन सब की तारीख़ में हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम के बाद आप दूसरी हस्ती हैं जिनका ये एज़ाज़ है कि आपका जो लक़ब है वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता किया और आपकी जो कुन्नियत थी वो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता की। तो इससे एक तो अरबों में जब किसी के साथ बहुत वालेहाना मोहब्बत होती, कुर्बत होती, किसी के बारे में दिल के अंदर पसंदीदगी के जज्बात पाए जाते तो फिर उसे एक अपनी पसंदीदा कुन्नियत से पुकारा जाता और वो भी जिससे पुकारा जाता
अपने अहबाब में जिसके साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता, उसकी निस्बत से जो पुकारी की कुनियत होती है उसे अपने लिए मारूफ कर लेता, यानी उसी नाम से अपने आप को पुकारा जाना पसंद करता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अबुल हफ्स कह के पुकारा, आपकी कुनियत से, और फिर फारूक कह के, यानी हक और बातिल के अंदर इम्तियाज करने वाला, एक ऐसी शख्सियत जिसकी पूरी जिंदगी जो है वो हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज की एक अलामत के तौर पर, इस्तारे के तौर पर शुमार की जाती है। वो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हस्ती है। आप ये देखें ना कि आपका कबूल इस्लाम होता है, आप इस्लाम कबूल करते हैं, बड़ा मारूफ वाक़या, हम सब उससे बाखबर हैं, वक्त की कमी की वजह से मैं सिर्फ उसकी तरफ इशारा करके आगे बढ़ता हूँ कि आप हुर्रियत इस्लाम की अलामत हैं, इस्लाम के अंदर गैरत और हमीयत की अलामत है। और आलम यह है कि आप कलमा पढ़ते जाते हैं, कलमे से पहले मक्के के अंदर जो चंद इंतहाई मुखालफत करने वाले लोग हैं उनमें से आप हैं, लेकिन जैसे ही अल्लाह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल करते हुए मुराद रसूल जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस दीन रहमत के अंदर पनाह अता फरमाता है, वो इस्लाम कबूल करते हैं। तो इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहली नमाज का वक्त आता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का एहतमाम करने का फरमाते हैं, तो कहते हैं या रसूलल्लाह क्या हम हक पर नहीं हैं? अच्छा। क्या आपका रब और उसके आए हुए फरमान क्या वो बरहक नहीं है? क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? क्या हम आपके सच्चे पैरोकार नहीं हैं? सरकार ने इस बात में जवाब दिया तो कहा फिर या रसूलल्लाह हम क्यों जो है वो मसलियत का शिकार होकर खामोशी से अंदर एक गोशे तन्हाई के अंदर जो है इबादत करते हैं? अगर हम हक पे हैं तो जो मक्की की जमीन में सबसे बेहतरीन जगह है यानी खाना काबा और उसका गिरदो नवा, हम क्यों ना वहाँ नमाज अदा करें? और फिर तारीख बताती है कि पहली मरतबा वो अजानें जो उस वक्त तक के कलमा गो जो मुसलमान थे, आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे और आप 40वें शख्सियत हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उन सब के दिलों में तो अजानें गूंजती थी और उन सब की दुआओं में ये शामिल था कि कोई ऐसा वक्त आए कि मक्की की फ़िज़ा जो है वो अल्लाह की तौहीद और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऐलान से गूंजे। उमर फारूक की बरकत से जिस दिन आपने ये इस्लाम कबूल किया उसी दिन ही वादी मक्का जो है वो अल्लाह की तौहीद के पैगाम से भी गूंजती हुई नज़र आती है। और फिर आप अपने साथ हज़रत हमज़ा जो आपसे 3-4 दिन पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था उनकी मैयत में एक सफ़ बनवाते हैं और एक अपनी मैयत में सफ़ बनवाते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में उसी हरम मक्का में जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिले पर पाबंदी लग गई थी, एक तरह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ आने में मुश्किलात हो रही थी, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने वो ऐसी फ़िज़ा कायम की और अहले मक्का के ऊपर ऐसा रोब कायम कर दिया कि सारे देख तो रहे थे कि ये नमाज और इबादत यहाँ पर हो रही है, लेकिन उनमें से किसी को जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़ के जो है उनको रोके। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनकी इतनी जुर्रत और बहादुरी थी। और अदलो इंसाफ के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे थे, क्योंकि कहा यह जाता है कि 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान थे हज़रत उमर फारूक, लेकिन उन्हें अपने कपड़ों का हिसाब भी देना पड़ गया था। ये वाकया क्या था? इत्तेसाब का बड़ा कमाल मामला है आप, यानी वो तो बड़ा मारूफ मामला है। एक तो ये है कि 22,50,000 30 किलोमीटर मुरब्बा मील जो है उसकी आपकी हुकूमत थी। और आप ये देखें कि ऐसा इतनी अजीम शान सल्तनत जिस पर सूरज गुरूब ही नहीं होता, उसका मालिक, उसका हुक्मरान। और सादगी की अलामत यह है कि बाहर से वफूद मिलने के लिए मसीहों के और यहूदियों के जो वो हैं डेलीगेशंस आते हैं मुलाकात के लिए और पूछते हैं कि तुम्हारा बादशाह कहाँ पर है, और वो तसव्वुर करके बैठे हैं कैसरे रूम के बाद उसको देख के महल को एक तस्वर उनके ज़हन में है, और किसरा का जो बादशाह है उसका एक तस्वर उनके ज़हन में मौजूद। और क्या देखते हैं, उन्हें बताया जाता है कि हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, हमारे यहाँ खलीफा होता है। कहा वही है, उनका महल कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा उनका तो कोई महल नहीं है, वो तो मस्जिद नबी के अंदर आप जाके देखें, वहाँ से कच्चे सेन के ऊपर जो है वो आप आराम फरमा रहे होंगे। और वो डेलीगेशन आता है और देखता है कि आप एक दरख्त के साए में अपने बाजू का सरहाना बनाकर सर के नीचे लेटे हुए हैं और बेखौफ होकर सोए हुए हैं। वो वहाँ आते हैं और हैरान हो जाते हैं कि वाकई वो जो आखिरी नबी और उसके मानने वालों को जिनका इंतखाब उसके दीन को फैलाने के लिए किया गया है, उनकी शान साबका कुतुब समाविया में इसी तरह बयान की गई है जैसे हज़रत उमर फारूक की शख्सियत में उनका वो जो कपड़े वाला वाक़या है वो बड़ा मारूफ है कि आप जुम्मे की खुतबे के लिए आए तो खिताब के दौरान एक शख्स ने खड़े होकर कहा, रिवायत में हज़रत सलमान फारसी का नाम भी आता है कि भाई आपने ये आपका तो कद इतना दराज है और जो आपने कपड़ा पहन रखा है ये तो माले गनीमत में आया था और एक चादर से आपका जो है ये कुर्ता बनना मुमकिन नहीं था, तो आपने एक कुर्ता जब तक आप इसकी वजाहत नहीं करेंगे हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। और आपने उस बात पे को बुरा नहीं मनाया, उस पर गुस्सा नहीं फरमाया, आपकी तबीयत का जलाल आपके इल्म में है ना। इसके बावजूद आपने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया, अपने बेटे को कहा कि आप बताएं
जनाब अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि 2 चादरें हमारे घर पहुंची थी, एक मेरे हिस्से की, एक इनकी, तो क्योंकि इनका कद दराज था तो मैंने अपनी चादर भी इनको दे दी, गोया 2 चादरों से ये मामला हुआ। और खवातीन के हुकूक के हवाले से एक फिक्रा मुझे इजाजत देंगे ये कहने के लिए, हज़रत उमर फारूक की तबीयत का मिजाज और जलाल हम सब तक पहुंचता है, लेकिन आप ये देखें एहतसाब के हवाले से और खैर को और अच्छी मुशावरत को कबूल करने के हवाले से आपका मामला ये था, आपका मामला ये था कि आप गुफ्तगू कर रहे थे और मेहर का कोई मामला चल रहा था, उस पर बात हो रही थी, खातून ने खड़े होकर इतराज कर दिया, तो सब ने कहा कि खातून जो है वो उमर फारूक खलीफा अमीरुल मोमिनीन के सामने बात करी। हज़रत उमर फारूक ने उसकी बात के अंदर दलील सुनी ना, तो आप वहीं पे बैठ गए और कहा कि वल्लाह एक औरत जो है वो उम्र से ज्यादा दीन का इल्म रखती है, और आपने उसकी तजवीज़ को कबूल किया और अपनी राय को पीछे कर दिया। बेशक ऐसे ही है, मजीद भी इस पे हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से इस पर बात करें नेक्स्ट अपने सेगमेंट में। अभी डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, और आजकल हर कोई परेशान है, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार है, तो जनाब किस तरह इन मेंटल हेल्थ की जो कह लें कि इलनेस है इससे किस तरह बचा जा सकता है, योगा के थ्रू किस तरह किया जा सकता है, वो हमें बताएंगे आज सुलाफे नकवी हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट मौजूद हैं, और वो हमें मेंटल हेल्थ के हवाले से योगा सिखाएंगी। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और उनसे आज का योगा सीखते हैं। जी सुलाफे, ओवर टू यू। दिस इज सुलाफे नकवी और आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर मेंटल हेल्थ। अक्सर लोग कहते हैं योगा बहुत स्लो एक्सरसाइज है, पता नहीं ये वर्क करती भी है कि नहीं। एक्सरसाइज है, योगा है, एक लाइफस्टाइल है, ये आपके 4 एस्पेक्ट पे काम करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। तो इसी तरह ये मेंटल एस्पेक्ट को भी आपके साथ ही अलाइन कर रहा होगा। तो कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगी इंशाल्लाह। आपने उसको परफॉर्म करना है तो आपकी जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं या काम की वजह से परेशान है, कोई भी वजह हो सकती है, आपको स्ट्रेस हो सकता है किसी भी चीज़ का, तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, इन योगा पोजेस को परफॉर्म करें, आपको बेहतर फील होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने आप को कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट कोई भी अपनी जो फेवरेट हो वो आपने रोज़ाना बस अपने सामने एक चीज़ को दोहराते रहना है, मिरर के सामने, अपने सामने, और उसको मेंटली बोलते रहना उस चीज़ को। वो सजेशन आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में इम्प्लांट होना शुरू हो जाएगा और वही आप रिफ्लेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं योगा पोजेस की तरफ कि कौन सी एक्सरसाइज है जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकती हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी लेग्स को इस तरह से फोल्ड किया। लेग्स को फोल्ड करने के बाद आपने अपनी बैक को आर्च में लेकर जाना है। आर्च में यहाँ कुछ देर स्टे के बाद वापस आए नॉर्मल पोजीशन में, अगेन आर्च में एंड एक्सहेल नॉर्मल पोजीशन में। इस चीज़ को आप 30 सेकंड्स तक परफॉर्म कर सकते हैं, 2 से 3 दफ़ा या 1 मिनट तक आप इसको इकट्ठे परफॉर्म कर सकते हैं, सुकून के लिए, पीस के लिए। इनहेल एंड एक्सहेल, बिल्कुल इस तरीके से, आसानी से। अब हम आएंगे वज्रासन में, लेकिन वज्रासन के साथ एक वेरिएशन होगी। आप जैसे ही इस पोज में आ गए, आपने अपने हाथों को किया यहाँ पे लॉक करने के बाद आपने बेंड करना है फॉरवर्ड। चाहें तो आप अपना स्कैल्प अब बिल्कुल नीचे फ्लोर पर लगा सकते हैं, या अपना सर आप अपने फ्लोर पर इस तरह से लगा सकते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। या 30 सेकंड्स आप इसमें होल्ड करेंगे, या 1 मिनट आप इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। आपको ये अलाइन कर देगा, आप में वननेस लेकर आएगा। बहुत सारे लोग जो अगर इसको परफॉर्म करना उनको मुश्किल लग रहा है तो आप चाइल्ड्स पोज को ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। इसके अलावा जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, और अगर आप अपनी एनर्जी को रिवाइटलाइज भी करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप परफॉर्म करें। किस तरीके से? आपने पीछे बिल्कुल आप अपने मैट पर इस तरीके से आ जाएंगे और आपने अपनी नी को इस तरह से ग्रैब किया। यहाँ ग्रैब करने के बाद एक हाथ अपना वहाँ रखेंगे और अपनी नेक को इस तरह से शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ब्रीदिंग पर गौर करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। चाहे तो आप अपनी नेक को मूव भी कर सकते हैं और अपनी लेग को इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि आपके लिए टोनिंग के लिए भी काम करता रहे। ये आपको आपके सिस्टम को अलाइन कर देगा। इसके अलावा आपको क्या करना होगा? कोब्रा 2 चाइल्ड्स पोज।
किस तरह से होगा कि आप कोबरा के साथ साथ चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। किस तरह से? आपने जैसे ही अपना स्टांस लिया कोबरा में जाने के लिए, कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज, अगेन कोबरा एंड चाइल्ड्स पोज। इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे और आप फील करेंगे कि जैसे ही आप इस चीज़ को परफॉर्म करें, आप जितने स्ट्रेस्ड आउट थे आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाना शुरू हो गया। इसके अलावा वो बहुत सारे लोग जो इस चीज़ को अगर डिफ़िकल्ट समझ रहे हैं या अपनी स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपका जो ये एरिया है वो स्टिफ हो चुका है, तो आपने क्या करना है, चाइल्ड्स पोज हम जिस तरह से जाते हैं आपने अपना एक हाथ जो है इस साइड पर इस तरीके से निकालना है और रिलैक्स होना है यहाँ पर, या अपनी नेक को इस तरीके से आप यहाँ सीधा भी कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही परफॉर्म करेंगे आपको फील होगा कि आपकी जो एक तो स्ट्रेचिंग हो रही है, ऐसे योगा सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है। दिखने में एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज लगती है लेकिन इसमें हर आसन, हर पोज का एक अपना मतलब है और एक अपना बेनिफिट है, बल्कि मल्टीपल बेनिफिट्स इसमें छुपे हुए हैं। तो आपने इसको जैसे ही परफॉर्म करना, आप फील करेंगे आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज हो रही है और आप अच्छा फील करना शुरू हो गए हैं। जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले शायद आपको एक बर्डन फील हो रहा था या आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगी आपकी मेंटल स्टेट को नॉर्मल करने के लिए, स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है आपको, तो उसको हम कोप करने के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, कोई प्रोफेशनली ट्रेडिशनली इसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़ाहिर बिगिनर हैं तो आराम से अपना एक हाथ इस लेफ़्ट नॉस्ट्रल पर रखेंगे, इनहेल करेंगे, इस नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। रिमेंबर ये चीज़ करते हुए आपकी बैक स्ट्रेट हो। अगर आप समझते हैं कि मुझे इसको ज़्यादा देर के लिए परफॉर्म करना है, 10 से 12 दफ़ा या 1 मिनट तक परफॉर्म करना है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपनी वॉल के साथ, किसी वॉल के साथ या किसी जगह पर आप टेक लगा सकते हैं ताकि आप थके ना, लेकिन आपका पोस्चर सीधा रहना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट चाहते हैं कि वो सही हो जाए, बेहतर हो जाए, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप थके हुए हैं या आपका ये एरिया जो आपको लग रहा है स्टिफ हुआ है, ये इसे हम मास्टर एरिया इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले असर इस जगह पर होता है। किसी भी चीज़ पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपके इस एरिया पर आपको एक स्ट्रेस फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ये परफॉर्म किया अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को। इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना है 1 मिनट तक या 30 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक ले जाएं। 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहरा सकते हैं या कोई भी 2 एक्सरसाइजेस जो आपको इसमें से आसान लगे आप इसको पिक कर सकते हैं और अपनी मेंटल स्टेट को नॉर्मल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। इस हवाले से मुझे आपके फीडबैक का इंतजार भी रहेगा और मेरी तरफ से आपको योगा फॉर मेंटल हेल्थ की इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और जनाब सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि किस तरह मेंटल हेल्थ, योगा फॉर मेंटल हेल्थ आप करके इजी वे में आप आराम से घर पे बैठ के जनाब ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप अपने मेंटली तौर पर आप रिलैक्स रह सकते हैं। सुलाफे आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनाब आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से बात कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है अलीना नकवी ने, जो कि हमें कुछ मज़े का बनाना सिखाएंगी। तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास अलीना से लेते हैं। जी अलीना। मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बच्चों के रूम के लिए डेकोर की चीज़ें बनाने वाले हैं डिफरेंट। मैं आपको बताऊंगी किस तरह बना सकते हो, जिसमें पेपर का ज़्यादा यूज़ होगा। वो पेपर्स जो हम वेस्ट कर देते हैं या हमने यूज़ किया तो वो हमने फेंक दिए, हमें चाहिए नहीं, उससे हम ट्री बनाने वाले हैं, वो भी बच्चों के लिए, जो उनके रूम के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस बनेगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने डिफरेंट पेपर्स लिए हैं। ये पेपर शीट्स हैं, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो। पेपर शीट्स, सम सीजर्स और उसके साथ आपको फोमिक शीट से ये इस तरह के शेप बना लेने हैं डिफरेंट ट्री के। वो बच्चों पे डिपेंड करता है वो किस तरह का ट्री है, क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड के लिए कोई भी एक रैंडम कलर ले लूँगी। इसमें पिंक है, पिंक कलर लेकर, और ये मैंने ट्री के डिफरेंट चीज़ें पहले काट के रखी हैं, इसमें इस तरह से जोड़ना शुरू करूँगी। आपने ट्री का एक बेस बनाना है, बस एक रैंडम आइडिया आपका जिस तरह भी आप बनाना चाहो। बिल्कुल पता चलना चाहिए कि बच्चों के रूम का है, प्रोफेशनली नहीं बनाना, वरना पता नहीं चलेगा किसी बच्चे ने बनाया। बच्चों के लिए ये इनके थीम के लिए भी यूज़ हो सकता है, जो वो अपने स्कूल में थीम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हो सकता है, इनके रूम डेकोर के लिए भी यूज़ हो सकता है। इस तरह से
आप ये सारे ट्री का जो सेक्शंस हैं सारे कंप्लीट कर लो, छोटे छोटे भी। लेकिन ख़्याल ये करना है जब भी ग्लू गन बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके मम्मी पापा का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरह ये बेस बन गया, बस एक और लगा दूंगी मैं यहाँ पर और इसके साइड पे भी एक और। ये बिल्कुल इस तरह ट्री का एक बेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, पेपर पे ये ट्री का एक बेस रेडी हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास काफ़ी पेपर्स पड़े होते हैं जो हमने कट करके रखे हुए हैं और इनको हम फेंक देते हैं, इसको आज हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने इसको छोटे छोटे इस तरह पीसीज में रैंडम जैसे मर्ज़ी आप काट लो, चाहो तो आप शेप दे दो, चाहो तो ना दो। इस तरह से मैंने डिफरेंट शेप्स में इस तरह इसको बनाना है। सारी चीज़ ऐसे बनाकर मैं जहाँ जहाँ मेरा दिल होगा उस तरह मैं इसको लगाते जाऊँगी। जहाँ जहाँ बच्चों को पसंद आए उस तरह इसमें शेप देते जाओ, सारा बनाओ। और उसके बाद नीचे भी हम इसी तरह इसको लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको आइडिया बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये देखो, इसमें जितने भी वेस्ट पेपर्स थे मेरे पास सारे, वो मैंने इस पे सारे लगा दिए। ये एक तो ये हुआ कि जब वो ज़ाया भी नहीं हुए, दूसरा बच्चों के रूम के लिए ये अच्छा एक डेकोर पीस भी बन गया और ट्री भी है, बच्चे इससे सीखेंगे भी और ये कलरफुल भी है जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को ये ट्री डेकोर बहुत अच्छा लगा होगा और वो इसको ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट। अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी। अलीना, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और जनाब अब कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। अहमद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइए। अगर हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना जैसी अजीम फलाही मुमलिकत बनाना है और इस्लाम के सुनहरी उसूल को अपनाकर अकरबा परवरी, रिश्वत, सिफारिश, लूट खसूट और जुल्म सितम के बजाय अदलो इंसाफ, मुसावात, अखुवत, भाईचारे, मेरिट और फलाह बहबूद के निज़ाम को फ़रोग़ देना है तो अफसरशाही को जमहूर के ताबे करना वक्त की अहम ज़रूरत है। एक तो इस इक़्तिबास से आपको ये महसूस होगा कि ये पिछले दौर हुकूमत में था, ये तब लिखा गया था मजमून या कॉलम। इससे आगे चलते हैं। इस ज़िम्न में इंतज़ामिया और आवाम की खिदमत पर मामूर तमाम इदारे और उनके सरबराहान अपने आप को सही मानों में आवाम का जवाबदेह बनाएँ। अपने दफातर के दरवाज़े साइलिन के लिए खुले रखें और हफ्ते में एक मरतबा कम अज़ कम अपने इलाके की सबसे बड़ी मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद यकीनी बनाएं तो आवाम का खोया हुआ एतमाद हासिल किया जा सकता है। जब आईजी और सेक्रेटरी से लेकर आरपीओ, कमिश्नर, डीसीपी, डीपीओ और तहसील की सतह पर डीएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर अपने अपने इलाकों की जामिया मस्जिद में आवाम से ख़ुद मुखातिब होंगे और उन्हें हुकूमत की तरजीहात और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स, फलाह बहबूद के मनसूबों और चलाई जाने वाली दीगर स्कीमों से रोशनास कराएंगे और मीडिया, अंजुमन, ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर अवामी नुमाइंदगान की मौजूदगी में खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे। अवाम की शिकायत और मसाइल और मुश्किलात को तवज्जो से सुनेंगे। ये आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा कि ये तजावीज़ एक अच्छे शफीक बुज़ुर्ग जिसका कि अपना तजुर्बा है ये वो दे रहा है कि इस मुआशरे को एक जन्नत नज़ीर बनाना है अगर तो मस्जिद को मरकज़ी मकाम देना होगा और वहाँ पे चूँकि इज्तिमा होता है हर जुमे, वहाँ मुसलमान इकट्ठे होते हैं तो ये जितने अफसरान कराम हैं वहाँ पे जाएं और जाके अपना मतमा नज़र पेश करें और अपने बाकी मातहत अफसरान को भी लेके जाएं। इससे ये पता चलता है कि ये किसी अफसर की लिखी हुई किताब है। अंदाज़ तहरीर से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये बड़ी ही दिलनशीन, आसान, रवां, सलीस और ख़ूबसूरत, जो दिलकश कहना चाहिए वो तहरीर है। और ये तहरीर किन की है? असद ताहिर जप्पा साहब की। और किताब का नाम है देहाती बाबू। ये सीएसपी ऑफिसर हैं। देहात इनके अंदर से नहीं निकला और इन्होंने निकालना भी नहीं चाहा। और यूँ लगता है कि जैसे इस किताब में ज़िक्र है एक बाबा जी का कि जिनसे ये कस्बे फैज़ करते रहे हैं, लगता ये है कि अब ये ख़ुद बाबा जी हैं। और गांव में एक दारा होता है ना जिसको चौराहा कह लें, या वो बोहड़ के नीचे जो बरगद के बूढ़े दरख्त के नीचे बुज़ुर्ग बैठते हैं और सारा गांव जो मर्द हजरात हैं उनके गिर्द बैठते हैं और ये किस्सा सुनाते हैं और किस्से दास्तान गोई करते हैं और उस दास्तान गोई करते हुए, किस्सा सुनाते हुए अक्ल की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ये किताब पढ़ते हुए कि मैं भी गांव के उस दायरे पे हूँ
और सामने असद ताहिर जप्पा साहब बैठे हैं बुज़ुर्ग की शक्ल में, और वो एक के बाद एक किस्सा कहानी सुनाते चले जाते हैं और हमें इंस्पायर करते चले जाते हैं, हमें मोटिवेट करते चले जाते हैं। और पंदो निसाए का वो सिलसिला जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने में बुनियादी किरदार अदा करता है, वो नसीहतें वो हमें करते जाते हैं एक शफीक बुज़ुर्ग के तौर पर। वो बुज़ुर्ग जिसने रंगारंग जो है ना वो तजुर्बात कर रखे हैं ज़िंदगी में। अंग्रेज़ी अदब भी पढ़ाया इन्होंने, उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ सरकारी ओहदों पे कलीदी हैसियतों में काम किया और आजकल BA FBR में है। लिहाजा आपको इस किताब में टैक्स, रेवेन्यू, इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम मौज़ूआत पे बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। इसके अलावा बड़ा खूबसूरत उसलूब, एक दो मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कि मासूम सी ख्वाहिश, इन्होंने नीली बत्ती के हमारे यहाँ किस कदर ज़्यादा ताकत परस्ती है, ये बड़ा खूबसूरत कॉलम है। फिर इन्होंने कहा कर्ज़ चार फूलों का, ये बहुत खूबसूरत यहाँ से लगता है, ये खूबसूरत, इतनी खूबसूरत तहरीर है कि ना मेरा दिल चाह रहा है कॉलम कहने को ना मजमून कहने को। ये अफसानवी रंग है। अच्छा, अफसानवी रंग। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।